यस मैम। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना सिस्टम में से एनर्जी का लॉस होगा उतना ही सराउंडिंग गेन करेगा, मतलब टोटल एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। यस मैम। अब यही चीज आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which is the energy of the universe remains constant, right? अब बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने आपको ऐसा बोला कि सराउंडिंग में से भी तो हीट एब्जॉर्ब करके आपकी सिस्टम गर्म हो सकती है, मतलब आपका यहाँ पे इस केस के अंदर, जस्ट अ सेकेंड ना, इस केस के अंदर भी देखिए आपका सराउंडिंग में से जितना हीट का लॉस होगा उतना ही आपका सिस्टम हीट गेन करेगा, एम आई राइट वासव? Yes, ma'am. But you know that this reaction is not possible at room temperature. Am I right? Yes, ma'am. This reaction is not possible at room temperature, which means at room temperature ये process जो है it is not spontaneous. Is this clear? But देखो Yes, ma'am. लॉ तो दोनों में फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स वाज कांस्टेंट, यहाँ पे भी रिवर्स केस में भी इट वाज कांस्टेंट, बट द मेन प्रॉब्लम वाज द सेकंड केस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन खुद से नहीं होगा, इट विल नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। समझ में आया? Yes, ma'am. इसके ऊपर से फिर हमने मूव किया था टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर। अब आप लोगों को याद है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, देबांजना और देबोलीना के घर पे हमने पानी गिरा के एक चीज याद की थी, राइट, एंड दैट वाज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। सो ये हमने देखे थे टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वन वाज स्पॉन्टेनियस, उसका डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस विच अकर्स आइदर ऑन इट्स ओन और बाय जस्ट इनिशिएशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या डेफिनेशन होता है, द प्रोसेस विच नाइदर अकर्स ऑन इट्स ओन और बाय इनिशिएशन। आपको याद रखना है सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अब मैंने स्पॉन्टेनियस में आपके दो टाइप्स बताए थे, विच वर द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, किसको याद है? चले चले, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में भी देयर आर टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस में दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? यस वेरी गुड, हरिति बोलिए बेटा। The types are one that requires initiation and the other which does not require initiation. Yes, with initiation and without initiation, very good, with initiation and without initiation. Now I need example from Debolina. Debolina, can you give me the example of processes which needs initiation? चलिए देबोलीना हमें बताएंगे which are the processes that are spontaneous but they need initiation. Ma'am, spontaneous which need initiation are C plus O2 forms CO2. C plus O2 forms CO2. With इसके the लिए help हमें of क्या देना ignition, पड़ेगा? I mean. इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, इग्नाइट करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है, Ignite करना पड़ेगा. यस वेरी गुड। नाउ आई नीड आंसर फ्रॉम समवन, कौन बताएगा मेरे को विदाउट इनिशिएशन, विदाउट इनिशिएशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? बहुत सिंपल है यार, इसमें इनिशिएशन की भी जरूरत नहीं है। कौन बताना चाहेगा? यस मोक्ष। Ma'am, if we put a hot cup of water at room temperature. Yes, if you put a hot cup of water at room temperature, what will happen? It will release the energy. It will release the energy. The heat energy. Yes. Now let's ask Vasav. Vasav, give me one more example. Diffusion. डिफ्यूजन मतलब सॉलिड में से सॉरी आपका गैस जो है वो डिफ्यूज मैम होता है। गैसेस का डिफ्यूजन। गैसेस का डिफ्यूजन, यस वेरी गुड, दैट इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो मेल्टिंग इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वाटर का इवोपरेशन इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप सबको इतना तो पता ही है, वाटर इवोपरेट होता है एंड दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट को हम पानी में डालें तो वो भी डिसॉल्व होता है एंड दैट इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which does not require any initiation. Is this clear everyone? Debolina, do you have any question beta? Okay, great. So let's move ahead. Non spontaneous processes, I asked
व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? कौन देना चाहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल कौन देना चाहेगा? दर्श, चलिए, क्यों नहीं, आपको ही बोलना पड़ेगा, सोचो, तुम कभी भी Flow स्पॉन्टेनियसली आंसर ही नहीं देते हो. flow of heat from cold region to hot region. Flow of heat from cold to hot region, very good. It is an example of नॉन Non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वेरी गुड दर्श. चलो देखो, ब्रेन का यूज करते हो तो तुम कितने अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हो. वेरी गुड. चलिए, कोई और बताना चाहेगा? वन मोर एग्जांपल. यस दे बोली ना, कोई और एग्जांपल दीजिए आप हमें. यस बोलिए. मैम, dissolution of sand in water. डिसोल्यूशन ऑफ, क्या बोला बेटा आपने? यस दे बोली ना, वापस से बोली बेटा. Ma'am, dissolution of sand in water. Dissolution of, I seriously am not able to understand. Sand, mitti, Sand mitti. bola. Okay. Dissolution of sand in water. Okay. Sorry. So flow of heat from cold to hot region. That was an example of non-spontaneous process. For dissolution of sand in water, that is also an example of non-spontaneous process, right? Is this possible to dissolve sand in water? First of all, no, right? So obviously this is a non-spontaneous process. Let's move ahead. अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जहाँ पे हमने क्लिफ हैंगर पे क्लास को छोड़ा था, कहाँ पे हमने छोड़ा था? मैंने आपको पूछा था, व्हाई अ स्टोन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन ऑलवेज गोज डाउनवर्ड्स. अब किसी ने मुझे ऐसा बोला ना, मैम ग्रेविटी, तो मैं उसके घर पे आके उसको मारने वाली हूँ, क्योंकि ये तो मेरे को सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोल सकता है कि मैम ऊपर से बॉल इसीलिए नीचे आता है क्योंकि ग्रेविटी होती है. सो अगर ये आंसर दिया तो घर पे आके मार पड़ेगी. चले सोचिए, कुछ और एंगल से सोचिए इसको. यू हैव लर्न थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के एंगल से सोचिए. वेरी गुड. मृणाल वाज ट्राइंग टू आंसर. यस मृणाल बोलिए. थर्मोडायनेमिक एंगल से मुझे आंसर चाहिए. मृणाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मैम और बाई परमिशन वो मैम थर्मोडायनामिक्स एंगल से नहीं पता, इसलिए लोअर कर दिया. कोई बात नहीं, सोचो क्या हो सकता है, क्यों वो नीचे आता. ग्रेविटी मत बोलना, उसके अलावा कुछ भी सोचो. यस दे बोली ना. मैम वो ऐसे हायर लेवल पे होता है तो फिर वो हायर से लोअर लेवल पे आता है. वेरी गुड. यहाँ पे दे बोली ना, उसकी एनर्जी क्या होगी? इफ दिस हाइट इज h, तो इसकी एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? वो पोटेंशियल एनर्जी अगर यस वेरी गुड. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? क्या होगी मतलब? आपको इक्वेशन आता है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट अच्छा h. अच्छा ओके. V equals to mgh. यस mgh. परफेक्ट, वेरी गुड. अब अगर वो नीचे आ गया बेटा, तो अब यहाँ पे जीरो हाइट है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो. यस वेरी गुड. सो देखिए, देबोलीना ने बिल्कुल सही हमें गाइड किया है कि आपका स्टोन जो है, रोलिंग स्टोन, ऑलवेज कम्स डाउनवर्ड्स, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है, जो स्टोन है, इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी. तो आप याद रखिएगा, द फर्स्ट फैक्टर, the first thing to become a spontaneous process is system tries to minimize. वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है. सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी. इज दिस क्लियर? यस हरिति पूछिए बेटा. मैम लेकिन अगर वो नीचे रोल डाउन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ना बेटा. बट ओवरऑल एनर्जी इज वन सेकेंड कांस्टेंट. सोचो कि ये रेस्ट पे आ जाता. चलो मैंने यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी है, चलो तो अब तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया. मैम, लेकिन टॉप पे भी उसका जीरो ही होगा ना पोटेंशियल एनर्जी. हाँ, अब देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे उसका था mgh. ओ हाँ, अब नहीं जब होगा, नीचे नहीं आ गया होगा. तब था जीरो, राइट. तो अभी काइनेटिक एनर्जी देखो तो पोटेंशियल एनर्जी को देखो. समझ में आया?
सो दैट इज वाई Yes, जैसे कि ma'am. हमें देबोलीना ने आंसर दिया, सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन भी कभी भी एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा क्या कोशिश करता है, अपने ग्राउंड लेवल पे आने की कोशिश करता है, ये आप पढ़ चुके हो, राइट? Yes, सो बेसिकली सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। तो अब मुझे बताइए, आपने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, विच वर द टू टाइप्स? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ओके, नाउ मृणाल हमें बताएगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में बेटा कौन सा रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है? लॉस एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, इसका मतलब हुआ कि ड्यू टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा सिस्टम स्टेबलाइज होती है। एम आई राइट? अब बेटा आप ही बताइए कि व्हाट इज द साइन फॉर डेल्टा एच फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? नेगेटिव। वेरी गुड, इसका मतलब हुआ जिस भी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है या जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है वो सारी कैसी होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस, खुद से होनी चाहिए। ओके, सो इज दिस क्लियर एवरीवन? all the exothermic reactions, why? because they are followed by the loss of energy। वो सारे कैसे होने चाहिए बेटा? एक्सोथर्मिक। बट देबांजना के घर पे जो मैंने पानी डाला था, अब देबांजना के घर पे जो मैंने पानी डाला था, देबांजना वो इवोपरेट हो गया बेटा? हमने परसों डाला था, अब तक तो इवोपरेट हो ही गया होगा, राइट? तो अब उसके घर पे जो हमने पानी डाला था बेटा, वो क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस से इवोपरेट हुआ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस से इवोपरेट हुआ देबांजना? Evaporation of water is an exothermic process or endothermic process? Ma'am, heat, exothermic. एक्सोथर्मिक होता है बेटा, पानी लिक्विड स्टेट में से गैसियस स्टेट में जाता है, ठीक है? तो वो हीट रिलीज करके जाता है कि हीट एब्जॉर्ब करके जाता है? Absorb. Sorry. देखो देबोलीना हर बार हेल्प करती है, देबोलीना दिस इज नॉट डन, मेरे को दिखता है दोनों के वही कैमरा मैम, वो ऑन मैं है। उसको कितनी बार मना करती हूँ फिर भी बोलती रहती है। अरे कोई नहीं, तुम्हारी हेल्प करती है ना, कोई नहीं। चलिए, सो सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, जैसे कि हमें देबांजना ने बताया। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसके लिए होता है डेल्टा एच पॉजिटिव, राइट? पर देबांजना ने बोला मैम ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ऐसा कैसे? अभी अभी तो आपने मुझे ये सिखाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, पर ये तो एंडोथर्मिक होने के बावजूद स्पॉन्टेनियस है, तो मैम आप तो मतलब गलत पढ़ा रहे हो। तो बेटा मैं आपको गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली देर आर टू फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। एम आई क्लियर? आई एम नॉट एबल टू सी एनी स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम दीज फोर। प्लीज संजना, देव, प्रीत, सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। सलोनी, मौर्य, कोई मुझे नहीं दिख रहा है। Switch on your cameras। चलिए, so basically even though this process is endothermic still it is spontaneous। तो अब साइंटिस्ट लोगों के बीच में क्वेरी जागी कि भाई एक्सोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस होता है, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस होता है, तो दूसरा कौन सा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगी कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले फैक्टर को नलीफाई कर दिया ताकि दूसरा फैक्टर दिख जाए। अब कैसे नलीफाई किया सोचिए, उन्होंने एक सिस्टम बना ली विच वाज आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? उन्होंने आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। अब यार आइसोलेटेड सिस्टम तो तुम्हें आना चाहिए सबको, फर्स्ट क्लास। रुद्रराज, व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? A system which does not interact with other nearby systems. System which does not interact with other nearby systems. Is that the perfect definition of an isolated system? Interact in terms of what बेटा? चलिए आप ही बताएंगे, चलिए interaction in terms of what? रुद्रराज? मैम वो मैंने अनम्यूट कर दिया था। हाँ कोई बात नहीं। इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट। वेरी गुड। एंड? और भी कोई एनर्जी एंड हीट एंड
Yes, Saloni. What is an isolated system? There is no exchange of energy or matter with the surroundings. Yes, there is no exchange of energy or matter with the surrounding. तो देखिए आपने एनर्जी का एक्सचेंज बंद करवा दिया, मतलब there is no endothermic process or no exothermic process, right? Now what they did is उन्होंने यहाँ पे एक वाल्व लगा दिया to separate this container A from container B. अब उन्होंने क्या किया, कंटेनर A के अंदर A गैस फिल कर दी. लेट्स से दिस इज अ गैस A जिसको मैंने स्टार मार्क से शो किया हुआ है, और पार्ट बी में उन्होंने दूसरी गैस फिल कर दी. ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है जैसे ही मैं ये वाल्व ओपन करूंगी क्या होगा, क्या हीट एक्सचेंज होगा? पहली चीज, माय क्वेश्चन टू यू इज, विल देयर बी एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग? नो, राइट? देवांजना इज सेइंग नो. मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज, मतलब ना तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. बट आई नीड आंसर फ्रॉम यू गाइस कि आखिर होगा क्या जैसे ही वाल्व ओपन कर दोगे, अब आपके गैसेस की क्या हालत होगी? उसका हिंट हमें वसव ने पहले ही आंसर में दे दिया था. यस, मोक्ष बताइए क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, ऐसा बोल रहे हैं मोक्ष. मोक्ष एक्सचेंज ऑफ हीट तो मैंने बंद करवा दिया भाई, मैंने सिस्टम ही आइसोलेटेड ले लिया था. सो देयर वाज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो नो एंडोथर्मिक प्रोसेस, नो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. व्हाट विल हैपन यार? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. बीच में से हटा दिया, यहाँ पे एक गैस थी, यहाँ पे दूसरी गैस थी, क्या होगा? इंटरमिक्सिंग. इंटरमिक्सिंग, दैट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. इंटरमिक्सिंग होगा. क्या इसमें कुछ हीट रिलीज हुई इंटरमिक्सिंग के अंदर? क्या कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई? हीट रिलीज हुई. हीट रिलीज हुई, पर तुमने तो भाई सिस्टम को ही आइसोलेटेड बना के रखा हुआ है, तो कहाँ से हीट मैम एब्जॉर्ब हुई लेकिन या रिलीज सिस्टम, हुई? मैम जो पार्टिकल्स है उसके अंदर थोड़ी तो एनर्जी होगी ना. बेटा पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी भी तुम्हारी अल्टीमेटली तो कांस्टेंट ही रहेगी. सपोज तुम्हारा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा, तो जितना एक पार्टिकल का हीट लॉस होगा उतना ही दूसरा गेन करेगा. सो अल्टीमेटली द एनर्जी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. एम आई राइट? यस. हाँ, तो अब बताइए फिर भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली क्यों हुआ इंटरमिक्सिंग का? मैम क्योंकि सभी पार्टिकल्स की एनर्जी कांस्टेंट है एंड दे गेट इंटरमिक्स्ड. चलिए, कोई बता सकता है कि क्यों फिर भी ये प्रोसेस ऐसा हुआ? क्योंकि हीट तो ना कम हो रही है, हमने तो पढ़ा कि हीट रिलीज होती है, तो ये होना चाहिए. यस देबोलीना, व्हाट इज योर आंसर? Ma'am, maybe because they got diffused. Yes, why diffusion? That is my question. So please pay attention. The second factor जो कि डिसाइड करता है कि आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगी कि नहीं धृति, that second factor is nothing but randomness. Second factor is nothing but randomness, और इसको बोला जाता है डिसऑर्डर. हमेशा सिस्टम जो होती है आपकी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के अंदर क्या कोशिश करती है कि रैंडमनेस बढ़ जाए. Always randomness increases during a spontaneous process. अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, तो ध्यान से देखिए व्हाट इज डिसऑर्डर और रैंडमनेस. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सॉलिड स्टेट जो होता है आप पढ़ चुके हो, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड होते हैं. एम आई राइट? सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड होते हैं. फिर आते हैं हम लिक्विड स्टेट पे, और सबसे कम वेल अरेंज्ड सिस्टम इज गैसियस स्टेट. इज दिस क्लियर? सॉलिड से ज्यादा रैंडम स्टेट इज लिक्विड, और लिक्विड से ज्यादा रैंडम स्टेट इज गैसियस. और इसीलिए हमने जो देबोलीना के घर पे पानी गिराया था, जो कि लिक्विड में से चला गया था गैसियस में, भले था तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, था तो एंडोथर्मिक, पर फिर भी ये स्पॉन्टेनियस क्यों था? क्योंकि देखिए वो लिक्विड में से कौन से स्टेट में जा रहा है? गैसियस स्टेट में, राइट? मतलब रैंडमनेस यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है. सो इज दिस क्लियर? सो देयर आर 2 पॉइंट्स जो कि अभी आपको समझने हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज आपका स्पॉन्टेनिटी जो है वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है.
सिस्टम हमेशा कोशिश करती है अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की। और सेकंड पॉइंट, रैंडमनेस पे भी डिपेंड करता है। सिस्टम हमेशा कोशिश करती है कि उसकी रैंडमनेस बढ़ जाए। once again, spontaneity or spontaneous processes, during spontaneous processes always enthalpy जो है वो नेगेटिव हो तो वो फेवर करेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। इज दिस क्लियर? और रैंडमनेस जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए तो वो फेवर करेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। यस मोक्ष। The condition which you just told in an isolated system, ma'am, Yes. you told that the particles have constant energy. Then why due to the randomness the energy increases? बेटा एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है। दिस इज द टू फैक्टर्स व्हिच आई एम Decrease नहीं टेलिंग ma'am, यू। increase. बेटा इंक्रीज भी नहीं हो रही है। आई डिडंट से कि एनर्जी बढ़ती है या कम होती है ड्यू टू रैंडमनेस। आई जस्ट सेड, ध्यान से सुनो, देयर आर टू फैक्टर्स जो कि डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं। ठीक है, पहला फैक्टर मोक्ष कौन सा, कि सिस्टम हमेशा क्या कोशिश करेगी बेटा, व्हाट विल सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी, पहली Minimize चीज, energy. राइट। Yes. और Yes. अगर एनर्जी का कोई फैक्टर ही नहीं लगा तो वो किस पे डिपेंड करेगी कि रैंडमनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, सो आप Yes, जानते हो कि लिक्विड में से जब आपको सॉलिड, आपको आइस जमाना होता है, राइट, तो दैट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। Okay. Yes. बट सॉलिड में से लिक्विड खुद ब खुद बन जाता है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आइस खुद से मेल्ट हो जाता है एट द रूम टेम्परेचर। इज दिस क्लियर? सो आई डिडंट से कि रैंडमनेस बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। आई जस्ट सेड कि अगर आपने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया है तो आपने एनर्जी का एक्सचेंज तो अलाव ही नहीं रखा है, राइट। तो Yes. स्टिल ये प्रोसेस क्यों, आपने बोला कि दो गैसेस इंटरमिक्स हो जाएगी, फिर भी ये गैसेस क्यों इंटरमिक्स हो रही हैं? जस्ट बिकॉज रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? Okay. ma'am. वेलकम द लेट कमर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो भव्य के लिए थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। भव्य याद रखना, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब उसमें एनर्जी कम हो रही होगी और रैंडमनेस जो होती है वो बढ़ रही होगी। रैंडमनेस का मतलब पता है भाई? वेरी गुड, तो हाँ हाँ क्यों कर रहे थे? रैंडमनेस का मतलब होता है जितना आपका ऑर्डर जो है, पार्टिकल्स का वेल अरेंज्ड ऑर्डर जो है वो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, मतलब सॉलिड में वो बहुत ही ज्यादा वेल अरेंज्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। अब लिक्विड में उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, उतना वेल अरेंज सिस्टम नहीं रहता। और गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं इसका मतलब ये हुआ ये तो सबसे ही कम वेल अरेंज सिस्टम है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? सो आई होप दीज टू फैक्टर्स आर क्लियर। दर्श समझ में आ गया भाई? सो लेट्स मूव अहेड एंड लर्न द थर्ड स्टेट फंक्शन। देखिए एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन जो कि आपको गाइड करेगी कि आपके सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कैसी है, कम है कि ज्यादा है। सो वंस अगेन, व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, it is a thermodynamic property of the system which is a measure of degree of disorder or randomness। मतलब अगर मेरा एंट्रोपी का वैल्यू S, एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंट्रोपी इज S, तो अगर S का वैल्यू ज्यादा है मतलब रैंडमनेस ज्यादा है, अगर S का वैल्यू कम है मतलब रैंडमनेस कम है। इज दिस क्लियर? सो इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। स्क्रीन पे देखिए, इट इज अ स्टेट फंक्शन। एज आई टोल्ड यू, हम इस चैप्टर में दो पाथ फंक्शन पढ़ चुके हैं, दो स्टेट फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। दो स्टेट फंक्शन कौन कौन से दर्श हमने पढ़े हुए हैं? यस दर्श, कौन से दो स्टेट फंक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं? मैम अभी नॉन मतलब प्रोसेसेस, नहीं बेटा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस। देखिए ऐसी हालत होती है जब आप पहले लेक्चर को लास्ट लेक्चर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। याद करो, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, विच वर द टू स्टेट फंक्शंस? मैम हाँ, पाथ फंक्शंस में हीट एंड वर्क वाला। हाँ, पर स्टेट फंक्शन दो अभी तक कौन से पढ़े हमने? सिस्टम वाला, ओपन सिस्टम। यस संजना, विच टू स्टेट फंक्शन वी हैव स्टडीड सो फार?
Ma'am, enthalpy and interesting energy. एंथैल्पी Internal एंड energy. इंटरनल एनर्जी, वेरी गुड। एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी अभी तक आपने स्टेट फंक्शन पढ़े। अब हम जो स्टेट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है एंट्रोपी। सब लोग स्क्रीन पे देखें, एंट्रोपी का सिंबल होता है एस। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस। स्टेट फंक्शन है तो भाई ऑब्वियस सी चीज है, स्टेट फंक्शन के अंदर क्या होता है, स्टेट फंक्शन के अंदर जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है वो उसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी हमें याद रखना है कि इट इज़ अ मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, और आप कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, वैसे ही आप एंट्रोपी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो व्हाट इज द इक्वेशन? इट इज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। आप हमेशा डेल्टा एस फाइंड आउट करोगे यूजिंग दिस इक्वेशन। समझ में आया दर्श? ओ दर्श, नेक्स्ट क्लास से पहले ना थोड़ा सा ऐसे खुश होके आया कर, हमेशा जब देखो तब ऐसे आता है, नींद में आ जाता है क्लास में। चलो अब से दर्श से ही सारे क्वेश्चन पूछेंगे हम, ताकि दर्श जाग जाए थोड़ा सा। चलिए लेट्स मूव अहेड। यहाँ तक सबको क्लियर है? व्हाट इज द अगर आपसे इक्वेशन पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा एस, तो हर बार याद रखना है इट इज फाइनल स्टेट एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट एंट्रोपी। इज दिस क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेंगे हम, आप बताओगे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, predict the sign of entropy change. Predict the sign of entropy change. Delta S is S final minus S initial. अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यस यस दे बोलिए। चले कौन बताएगा? पहला रिएक्शन को देखो, H2 गैस में से 2 हाइड्रोजन एटम्स बन रहे, क्या होगा? एंट्रोपी क्या होगी? रैंडमनेस क्या होगी? सोचो सोचो और आंसर दो। सिर्फ हरिति को आंसर आता है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? यस सलोनी, आप बताइए क्या होगा यहाँ पे? रैंडमनेस का क्या होगा? यस क्या मैम? रैंडमनेस यहाँ पे क्या होगी बेटा? दिस इज योर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? रैंडमनेस। फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। यस, पर वो कैसा होगा? आपको क्या लगता है, यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा होगी कि यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा होगी? फाइनल में। फाइनल में ज्यादा होगी, वेरी गुड। मतलब एस फाइनल बड़ा होगा एस इनिशियल से? हाँ तो पॉजिटिव होगा। यस, सो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, वेरी गुड सलोनी। चलिए और कोई आंसर देना चाहेगा बी का? बी के अंदर क्या हो रहा है मोक्ष? देखो NaHCO3 सॉलिड में से बन रहा है Na2CO3 सॉलिड, उसमें से बन रहा है CO2 गैस, और उसमें से बन रहा है H2O गैस। प्रेडिक्ट करिए व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज साइन ओवर हियर? यस वासव बताइए। मैम मे बी नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बेटा? क्या यहाँ पे रैंडमनेस कम हो रही है? सॉलिड स्टेट में से देखिए क्या क्या चीजें बन रही हैं। नहीं मैम, पॉजिटिव पॉजिटिव मैम। यस, सॉलिड में से आप पॉजिटिव चीज, सॉरी सॉलिड में से आप गैशियस में जा रहे हो, मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो फाइनल स्टेट का एंट्रोपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल। अब मोक्ष हमें आंसर देगा थर्ड का। मोक्ष चलिए बेटा बताइए, थर्ड के अंदर डेल्टा एस का साइन क्या रखें? मैम नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बेटा? मैम क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। वेरी गुड, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्योंकि हम लिक्विड में से सॉलिड में जा रहे हैं, जो कि ज्यादा वेल अरेंज्ड स्टेट है। मतलब हमारा फाइनल एंट्रोपी जो है, राइट, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्योंकि इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा थी और सॉलिड में एंट्रोपी कम होती है। सो एस फाइनल का वैल्यू छोटा हो गया एज कंपेयर टू एस इनिशियल। इज दिस क्लियर? और अगर इसका वैल्यू स्मॉल है तो ऑब्वियस सी चीज है, डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। यस
देबोलीना कुछ समझ में नहीं आया बेटा आपको? पूछ सकते हो आप। मैम लास्ट वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड एक बार फिर से समझाना प्लीज, वो मेरे को थोड़ा जाना पड़ा था बाहर। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल में से 2 एटम बन रहे हैं, मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है। अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो फाइनल स्टेट की वैल्यू ज्यादा होगी एंट्रोपी की एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट, तो डेल्टा एस वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। सेकंड केस में भी देखिए सॉलिड में से गैसेस बन रहे हैं, सॉलिड में से गैसेस मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, सो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अभी मोक्ष ने बताया लिक्विड में से सॉलिड, तो ऑब्वियसली ये है फाइनल एंट्रोपी कम होगी क्योंकि सॉलिड इज अ वेल अरेंज स्टेट, और इनिशियल की एंट्रोपी ज्यादा होगी। सो इफ एस आई इज ग्रेटर देन एस एफ तो आपका डेल्टा एस नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सब लोग स्क्रीन पे देखें। इसका मतलब हुआ हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है? जब डेल्टा एस कैसा होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो व्हाट इज द कंडीशन मोक्ष? यस बोलिए मोक्ष, क्या डाउट है आपको? मैम साइन ऑफ एंट्रोपी सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर के सिवा और कोई फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करती है? यस बेटा, लेट्स से अगर मैं आपको ये बोलूं, आप जानते हो कार्बन जो होता है वो कोल के फॉर्म में भी होता है, यस मैम। एंड यू आल्सो नो दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड। नाउ कैन यू टेल मी विच वन इज मोर वेल अरेंज स्ट्रक्चर? डायमंड। वेरी गुड। सो यू कैन टेल, अगर हम कार्बन कोल में से कार्बन डायमंड पे जा रहे हैं तो डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव? अरे नहीं नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी। सोचो, तुम बताओ फाइनल की एंट्रोपी क्या होगी? मैं कम फाइनल होगी because डायमंड this is a very कम। well arranged structure. हाँ, So S final is less than S initial, मतलब डेल्टा S क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। नेगेटिव। अरे सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव, अरे यार क्या कर रहे हो आज? सॉरी सॉरी। नेगेटिव हो गया, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कभी भी कोल जो है वो खुद ब खुद डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैम और अगर ये फैक्टर भी ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ तो? बेटा इसके अलावा देयर विल बी नो अदर थिंग। या तो आपको सॉलिड गैस में से जजमेंट लेना होगा या तो आपको यही पूछा जाएगा। देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ओके मैम, ओके ओके क्लियर? यस। आप ये भी चीज इसको अपने ह्यूमन बॉडी से भी रिलेट कर सकते हो। देखो जब तुम छोटे थे तुम्हें चोट लगती थी, तुम जल्दी रिकवर हो जाते थे, राइट? बट जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, तो अब हमें कोई चोट लगती है, राइट? तो एट ओल्ड एज जब आपको चोट लगती है तो वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। मतलब हमारी जो ह्यूमन लाइफ है दैट इज ऑल्सो डीके, दैट इज ऑल्सो डीके ऑफ एंट्रोपी। अल्टीमेटली हमारे में भी रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है। ओके सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? वंस अगेन स्पॉन्टेनिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन से 2 फैक्टर पे? एनर्जी एंड एंट्रोपी। एनर्जी हमेशा सिस्टम कम करने की कोशिश करती है और एंट्रोपी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करती है, राइट देबोलीना? और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, याद रखिएगा, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इज पॉजिटिव, for a non-spontaneous process delta s is negative, and for a process which is in equilibrium delta s is 0. ये 3 कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए। डेल्टा एस नेगेटिव मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके धृति? डेल्टा एस पॉजिटिव मीन्स स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा एस 0 मीन्स इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मोक्ष मुझे बताएगा कि अगर अगर मेरा एंट्रोपी चेंज की मैं बात करूं, अब मोक्ष अगर तुम किसी सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसको हीट दोगे, इफ यू ट्रांसफर क्यू अमाउंट ऑफ हीट, व्हाट विल हैपन टू इट्स रैंडमनेस? क्या होगा इसकी रैंडमनेस में? randomness increases. Increases, which means delta S is proportional to heat transferred. Yes अब ma'am. भव्य मुझे बताएगा कि अगर ये सिलेंडर कम टेम्परेचर पे होता जिसके अंदर हमने गैस भरी हुई है, दिस इज योर सिलेंडर ए भव्य जिसका टेम्परेचर इज 10 डिग्री सी, और ऐसा ही मैंने भव्य आपको गैस सिलेंडर दिया बी जिसका टेम्परेचर इज भव्य
20 degree C. Okay, now you are transferring Q amount of heat to both the cylinders. देखो ये सिर्फ भव्य से क्वेश्चन, ये सबसे क्वेश्चन है. आप, आई होप कि आप लोग सब आंसर दे पाओगे. अगर मैंने दोनों में Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया, किस में डेल्टा S ज्यादा मिलेगा मेरे को, किस में रेंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी, किस में रेंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी? वेरी गुड, आई एम सीइंग 4 हैंड रेज ऑप्शन ऑन, वेरी गुड. चले चले, रेंडमनेस किस में ज्यादा बढ़ेगी, कम टेम्परेचर में हीट देने से या ज्यादा टेम्परेचर में हीट देने से? वेरी गुड, 9 हैंड रेज ऑप्शंस आर ऑन. चलिए, पहले हमने भव्य से पूछा था तो भव्य से ही शुरुआत करते हैं. भव्य बोलिए. मैम ऑप्शन नहीं आए मतलब मैम वो था कि 20 डिग्री सेल्सियस वाला पड़ेगा. ओके, सो भव्य इज सेइंग 20 डिग्री सी. बाकी लोग क्या कर रहे हैं, भव्य से एग्री कर रहे हैं? चलिए वसव से पूछते हैं. वसव आप बताइए. मैम बी वाला गैस. ओके, वासव इज आल्सो सेइंग बी, भव्य इज आल्सो सेइंग बी. बाकी लोग किससे एग्री करते हैं? चलिए हरिति, व्हाट इज योर आंसर? मैम बी. ओके, अब थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि भव्य, हरिति और वासव का आंसर गलत है. अब देखिए कैसे गलत है, ध्यान से सोचिए. यहाँ पे 10 डिग्री सी था, मतलब इसका इनिशियल एंट्रोपी जो होगा वो उसका वैल्यू कम होगा. क्यों उसका वैल्यू कम होगा? बिकॉज इट इज एट लो टेम्परेचर. और यहाँ पे इनिशियल एंट्रोपी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पे इनिशियल एंट्रोपी कम होगी बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, और यहाँ पे इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. अब दोनों के अंदर जब आप डेल्टा एस फाइंड आउट करते हो बेटा, तो आप क्या निकालते हो? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. यहाँ पे भी आप क्या निकालते हो? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. अब सोच सकते हो यहाँ पे गैप ज्यादा मिलेगा तुम्हें कि यहाँ पे गैप ज्यादा मिलेगा? समझ में आया? इसकी एंट्रोपी कम होती है. अगर किसी चीज का इनिशियल एंट्रोपी ही कम है तो ऑब्वियस सी चीज है, वहां पे डेल्टा एस जो है, रेंडमनेस जो है वो ज्यादा होगी. दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन. आपको समझना था, बहुत सिंपल सी चीज थी कि जहाँ पे शुरुआत से ही रेंडमनेस कम है तो गैप ज्यादा मिलेगा, और जहाँ पे शुरुआत से ही इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है तो गैप कम मिलेगा. यस भव्य, क्या पूछना था बेटा आपको? मैम ये पूछना था मेरे को कि मानो आपने बोला कि मतलब वो मैं तुम्हें ना तुम्हारे स्विमिंग के एग्जांपल ही देती हूँ. चलो, अगर तुम्हारे में से तुम अगर 1 मीटर पहले से शुरुआत करो और 1 मीटर बाद से शुरुआत करो, कौन पहले पहुंचेगा? 1 मीटर बाद वाला. 1 मीटर बाद वाला पहले पहुंच जाएगा. मतलब अगर 1 मीटर आगे हो वो पहले पहुंचेगा. वो पहले पहुंच जाएगा. पर अगर मैं बोलूं गैप किस में ज्यादा है भव्य? 1 मीटर. 1 मीटर पहले वाले में कि 1 मीटर बाद वाले में गैप ज्यादा है? पहले वाले में. मतलब जो आगे है वो, जो आगे है वो, मतलब गैप बेटा, फ्रॉम द विनिंग लाइन टू द इनिशियल लाइन गैप किस में ज्यादा पड़ेगा? जो 1 मीटर. वही ना. बोलिए. अब आप यही समझ नहीं पा रहे हो कि किसमें गैप ज्यादा मिलेगा. ओके मतलब वैसा फिनिशिंग लाइन से तो पीछे तुम्हारा स्विमिंग पूल है और ये तुम्हारा विनिंग लाइन है. अब देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी बता रही हूँ, दिस इज योर विनिंग लाइन. अब तुम यहाँ से इनिशियल पोजीशन लो या यहाँ से लो, गैप किस में ज्यादा मिल रहा है बेटा? जो पीछे है वो. राइट, तो समझ में आया? तो जिसका टेम्परेचर कम है वो उसी तरीके से है. देखो इनिशियल एंट्रोपी उसकी कम है, मतलब वो गैप में पीछे है, और इसका इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है, मतलब वो आगे है. तो ऑब्वियसली चीज है, डेल्टा एस इसमें तुम्हें ज्यादा मिलेगा, इसमें तुम्हें कम मिलेगा. इज इट क्लियर? सो अब देखिए, इसका मतलब होता है एंट्रोपी का जो चेंज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है टेम्परेचर के. मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एंट्रोपी में आपको ज्यादा चेंज मिलेगा अपॉन हीट ट्रांसफर. So what is the final equation? Delta S is equal to Q by T. Always remember this, most important equation of all. Delta S is equal to Q by T. अब ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए, डेल्टा S is equal to Q by T को अगर मैं इस रिएक्शन पे अप्लाई करूं, सॉलिड में से लिक्विड, and let's say the enthalpy change during this process is called delta H fusion. This you already know.
1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तब जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको डेल्टा एच फ्यूजन बोलते हैं. तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय डेल्टा एस? कौन बताएगा डेल्टा एस क्या होगा? सबके हैंड्स लोअर होते जा रहे हैं. यहाँ पे हीट ट्रांसफर कितना होगा धृति? धृति, व्हाट विल बी द हीट ट्रांसफर बेटा? Yes. The heat transfer will be equal to delta H. वेरी गुड. हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन. Yes, ma'am. डिवाइड बाय हम क्या करेंगे बेटा? टेम्परेचर. Temperature. Okay, आप आप बताओ उससे सॉलिड में से लिक्विड कब बनता है? उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं जब सॉलिड में से लिक्विड बनता है? सॉलिड में से लिक्विड Liquid. बनता है. मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट. इज दिस क्लियर? अब धृति आप ही बताइए, अगर लिक्विड में से गैस जा रहे होते हैं तो उस एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं? लिक्विड टू गैस. बॉइलिंग. बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है बेटा, बट उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस शैली, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विड टू गैस. वेपराइजेशन. वेपोराइजेशन. सो दिस इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन. सो डेल्टा एस का अब इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर. और ये टेम्परेचर अभी आपने बोला वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. अब बताओ सॉलिड में से गैस गए तो डेल्टा एच ऑफ sublimation. वेरी गुड. डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. सो व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस ओवर हियर? डेल्टा एच ऑफ sublimation by the temperature. परफेक्ट. वेरी गुड. समझ में आया अब सबको? सो आपको ये 3 इक्वेशंस लर्न नहीं करने, आपको सिर्फ याद रखना है कि डेल्टा एस जो होता है वो हमेशा क्यू बाई टी होता है. तो अब मोक्ष मुझे बताओ, अगर मैंने डेल्टा एस सराउंडिंग लिखा होता तो ये क्या होता इक्वेशन? इफ आई हैव रिटन डेल्टा एस सराउंडिंग, तो ये इक्वेशन क्या बनता? डेल्टा एस सराउंडिंग q by q by t. बताओ बताओ. हाँ, पर ये क्यू क्या होता तुम्हारा? डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी. हाँ, और मुझे ये बताओ कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होता? डेल्टा एस change in entropy of the system. Change of entropy of the system is going to be, yes भव्य आप बताइए. क्या सिस्टम? मैम वो मेरे को सराउंडिंग में तुमने ये लिखा तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम में क्या आएगा? डेल्टा एच सिस्टम बाय टी. समझ में आया? अब Yes. आप बताइए कि हमेशा क्या होता है, जितना आपका सिस्टम हीट रिलीज करता है उतना ही तो आपका सराउंडिंग हीट गेन करता है. या पढ़ चुके हो? सिस्टम Yes. जितना एनर्जी रिलीज करता है उतना ही तो सराउंडिंग गेन करता है, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये हमेशा याद रखा करो. डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग. ठीक है? तो दीज आर द 3 इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. देखो इसके आगे स्टार मार्क कर दो. These are the 3 very very important equations. Okay? समझ में आया सबको? प्लीज फटाफट से इक्वेशन नोट डाउन कीजिए. वी आर मूविंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट. जल्दी जल्दी. डेल्टा एस सिस्टम इज डेल्टा एच सिस्टम बाय टी. डेल्टा एस सराउंडिंग इज डेल्टा एच सराउंडिंग बाय टी. देखो अगर मुझे इसको भी सराउंडिंग के फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? व्हाट इज डेल्टा एच सिस्टम? इट इज माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग बाय टी. समझ में आया कि नहीं कुछ? यस हरिति बोलिए. मैम वो प्रीवियस क्वेश्चन था गैस ए और गैस बी वाला, तो उसमें जो बी का टेम्परेचर ज्यादा था तो उसमें रैंडमनेस भी ज्यादा होगी. तो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हम करेंगे तो बेटा उसमें इक्वल अमाउंट नहीं, इक्वल अमाउंट नहीं. डोंट थिंक ज्यादा. अबाउट इक्वल अमाउंट. डोंट थिंक अबाउट इक्वल अमाउंट. जस्ट इमेजिन कि आप उसमें हीट दोगे तो एंट्रोपी में ज्यादा चेंज आएगा कि इसमें दोगे. आई एम नॉट सेइंग कि इक्वल अमाउंट में हीट दिया. जस्ट थिंक अबाउट कि किसमें ज्यादा चेंज आएगा.
पर यहाँ पे हम चेंज क्यों देख रहे हैं? फाइनल एंट्रोपी देखेंगे ना। हाँ तो बेटा वही तो देखा हमने, फाइनल फाइनल एंट्रोपी लेट्स से दोनों में कॉमन है, तो इनिशियल जहाँ पे शुरुआत कर रहे हो वो तो बहुत कम हो जाएगा 10 डिग्री सी पे। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया भव्य के लिए स्विमिंग पूल का, तो अगर आप हेड स्टार्ट लोगे तो ऑब्वियस सी बात आप जल्दी पहुंचोगे और आपका गैप कम होगा, पर अगर आप पीछे से शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा गैप ज्यादा होगा। यस मैम। ओके यस मैम। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सब लोग स्क्रीन पे देखें। अब आपको ये इक्वेशन के ऊपर से एक न्यूमेरिकल करना है। सी द न्यूमेरिकल स्टेट्स दैट आपका 1 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, सो हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस इज गिविंग यू 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड। अब आपको बोला गया है यहाँ पे रिएक्शन का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो दिया हुआ है, इट इज -286 किलो जूल पर मोल। आपको कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग। चलिए कौन मेरी हेल्प करेगा? डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए देवांजना बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला? मैम डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी। वेरी गुड। अब बेटा आप बताइए कि व्हाट इज डेल्टा एच सराउंडिंग ओवर हियर? सराउंडिंग कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? मैम ये माइनस, हाँ ये जो है दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो सराउंडिंग कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? जितना आपका सिस्टम रिलीज करेगा। इतना ही। हाँ पर आप बताइए, इसका जब रिलीज करता है तो साइन माइनस रखते हैं, तो यहाँ पे आप साइन क्या रखोगे? पॉजिटिव। yes because it is absorbing, so it is 286 किलोजूल पर मोल। is this clear? तो सब लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग। तो यहाँ पे डेल्टा एच सराउंडिंग क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस 286 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड देवांजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है 286 किलो जूल है तो 10⁻³ डिवाइड बाय टेम्परेचर 298। कहीं पे भी टेम्परेचर ना दिया हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर को ही कंसिडर करना है। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए एंड आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 286 into 10⁻³ divide by 298, that is going to be your delta S surrounding, and what is the value? दर्श तो पता नहीं क्या कर रहा है, कभी लिखता तो है नहीं, लिख रहा है, ठीक है वेरी गुड। देखिए गुस्से में आ गया, अभी फटाफट से आंसर निकाल के दे देगा मेरे को। वेरी गुड देवोलीना, वेरी गुड भव्य, परफेक्ट। मुझे 2 बच्चों ने आंसर भेजा, दोनों ने सही भेजा है। वेरी गुड सलोनी। आंसर तो सबका सेम ही आ रहा है, बट सिर्फ एक बच्ची ने मुझे यूनिट के साथ भेजा है, बाकी सबने नहीं भेजा है। सो बाकी सबका आंसर हम गलत कंसिडर करेंगे, सिर्फ सलोनी का आंसर हम सही कंसिडर करेंगे। एंड द आंसर विच वाज गिवन बाय सलोनी इज 959.73 किलो जूल पर मोल। बट सलोनी आपने यूनिट में गड़बड़ कर दी। ये आंसर जो था ये तो हमने जूल में कन्वर्ट किया था, किलो जूल में से ही जूल में कन्वर्ट किया था। सो द यूनिट इज गोइंग टू बी जूल पर मोल, और नीचे टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे हो, सो पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, दैट इज द यूनिट। क्लियर? समझ में आया सबको? पक्का? ग्रेट। चलिए सो लेट्स मूव अहेड। अब सुनते जाना जो मैं बताती जा रही हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम में तुम पढ़ चुके हो कि देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का एनर्जी या मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं होता। दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम।
एम आई राइट? ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी क्वेश्चन में पढ़ो, इफ यू रीड आइसोलेटेड वर्ड इन द क्वेश्चन, तो याद रखना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है सिस्टम से, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? सिस्टम से, क्योंकि सराउंडिंग कहीं पे भी कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। समझ में आया? सो ऑलवेज फोकस ऑन द सिस्टम व्हाइल यू आर डीलिंग विथ आइसोलेटेड सिस्टम। और हमने पढ़ा था कि डेल्टा एस क्या होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए उसका साइन क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? यस वंश, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या साइन रखता है डेल्टा एस का? शैली, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एस? पॉजिटिव। वेरी गुड। सो यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव डेल्टा एस सिस्टम फॉर मेकिंग अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। प्लीज नोट दिस डाउन। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव हुआ तो वो इंडिकेट करता है कि हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। पर अगर आप नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के साथ डील कर रहे हो, पर अगर आप किसके साथ डील कर रहे हो? नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप जानते हो बेटा कि नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो बेटा यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सॉरी, यहाँ पे आप सिर्फ सिस्टम पे फोकस नहीं करोगे, आप सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग पे भी फोकस करोगे। और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, फॉर मेकिंग अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। वंस अगेन, आइसोलेटेड सिस्टम में बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, हम सिर्फ सिस्टम पे फोकस करेंगे और सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, फॉर मेकिंग माई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। बट अगर आप नॉन आइसोलेटेड सिस्टम्स की बात कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज इज पॉसिबल, एनर्जी का एक्सचेंज हो पाता है। मतलब आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ सिस्टम पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, सराउंडिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको टोटल एंट्रोपी चेंज देखना पड़ेगा और वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। इट हैज टू बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज दिस क्लियर? एंड व्हाट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग? व्हाट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग? यस वासव, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? आइसोलेटेड। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यस देबोलीना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? मैम पूरा यूनिवर्स है। यस धृति, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? Universe. Universe. So basically delta S universe has to be positive. Delta S universe has to be greater than 0, has to be positive for a spontaneous process. And this is nothing but your second law of thermodynamics. So please note this down. What is the second law of thermodynamics? Entropy of the universe always increases. Entropy of the universe always increases. Yes Vasav, what is your question beta? मैम वो मैम आपने जो बोला मैम, लेकिन उसके बदले आइसोलेटेड सिस्टम भी लिख सकते हैं ना मैम? Yeah, that is also correct. आप लिख सकते हो डेल्टा एस आइसोलेटेड सिस्टम should be greater than 0 for a spontaneous process, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है बेटा, दिख रहा है आपको? This is for isolated system only. पर याद रखिएगा, इफ यू आर डीलिंग विद नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी को देखना है, सिर्फ सिस्टम पे फोकस नहीं करना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों पे फोकस रखना है। भव्य, क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ बोलो? मैम ये डाउट था कि नॉन आइसोलेटेड के लिए सीधा डेल्टा एस यूनिवर्स ही देखने का। यस बेटा, आपको सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को देखने का, यूनिवर्स को ही देखने का। समझ में आया?
क्योंकि वहां पे आपको सराउंडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सब लोग स्क्रीन पे देखें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, यस भव्य? मैम वो पीछे वाले स्लाइड में था कि वो आपने पहले बनाया था ना, हाँ बस ये कि वो मैम पॉजिटिव होने का कारण क्या है आइसोलेटेड? क्योंकि बेटा हमने, आपने जब क्लास ज्वाइन नहीं किया था तब हमने पढ़ा था कि सेकेंड रीजन ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कि हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है, मतलब एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। सो डेल्टा एस ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। यस मैम। कोई बात नहीं, अब से टाइम पे आ जाना। अरे चलो मैम वो कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत हो जाओ। चले, सो लेट्स मूव अहेड, नोट दिस डाउन। व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स increases in case of every spontaneous process। हमेशा spontaneous process तभी होता है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन केस ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ क्या था कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है। सेकंड लॉ क्या है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखो क्या बन गया, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। समझ में आया? फर्स्ट लॉ बताता है कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है, सेकंड लॉ बताता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती रहती है। सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू मस्ट लर्न। आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, 1 मार्कर में फर्स्ट लॉ पूछ सकते हैं, सेकंड लॉ पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट थिंग फॉर द क्लास। सो खुश हो जाइए। चलिए लेट्स मूव अहेड। आपको ये न्यूमेरिकल में मेरी हेल्प करनी है। मुझे यहाँ पे बोला गया है कि रिएक्शन हो रही है 4 आयरन सॉलिड प्लस 3 O2 गैस गिव्स मी 2 Fe2O3 सॉलिड। और इस रिएक्शन के लिए भैया उन्होंने मुझे दे दिया है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Fe2O3। क्या दिया हुआ है वो मुझे, -824.2 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू उन्होंने मुझे दिया हुआ है। साथ ही में उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है, जो कि ये रिएक्शन जो हो रही है दैट इज योर सिस्टम, ये रिएक्शन जो होती है उसकी मुझे एंट्रोपी भी बताई है। इट इज -549 जूल पर केल्विन पर मोल। अब बोला गया है कि एंट्रोपी तो नेगेटिव है तो रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, पर फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो अब आप लोगों को सॉल्व करना है कि इसका क्या रीज़न है कि एंट्रोपी भी नेगेटिव है फिर भी प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। मतलब सेकंड लॉ गलत है क्या? सेकंड लॉ गलत नहीं है, भव्य तो बोल रहा है सेकंड लॉ गलत नहीं है। तो गलत क्यों नहीं है यहाँ पे? कैन यू सी द वर्ड आइसोलेटेड ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन? आर यू एबल टू सी द वर्ड आइसोलेटेड? क्या आपकी सिस्टम आइसोलेटेड है? महर्ष, क्या मेरी सिस्टम यहाँ पे आइसोलेटेड है? ओके, महर्ष इज नॉट आंसरिंग हियर। हेलो मैम। यस, वेरी गुड महर्ष, बोलिए क्या सिस्टम आइसोलेटेड है बेटा? कहीं पे भी आइसोलेटेड वर्ड दिख रहा है? नो मैम। तो बेटा आइसोलेटेड नहीं है तो मतलब सिस्टम कैसी हुई? नॉन आइसोलेटेड। अब इसके लिए हमें क्या देखना होता है? टोटल एंट्रोपी देखनी होती है कि सिर्फ सिस्टम पे फोकस करना होता है? टोटल एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी क्या होती है? सिस्टम एंड प्लस सराउंडिंग। वेरी गुड। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए बेटा फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव। सो बेसिकली हमें ये कंडीशन ढूंढनी है। समझ में आया सबको? भले डेल्टा एस नेगेटिव दिया हुआ है पर आपको क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि हमारी प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस। चलिए अब निकालिए डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा, वो तो हमें गिवन नहीं है। सो व्हाट इज द इक्वेशन? चलिए पूछते हैं मृणाल से। मृणाल, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा एस सराउंडिंग?
एक सेकंड मैम, याद नहीं है अभी। चलो चलो, कौन बताएगा? यस धृति, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा एस सराउंडिंग? डेल्टा एच सिस्टम बाय टेम्परेचर। बेटा सिस्टम पूछा होता तो यहाँ पे सिस्टम आता, यहाँ पे सराउंडिंग पूछा है तो क्या आएगा? सराउंडिंग, डेल्टा एच सराउंडिंग बाय वेरी गुड। टेम्परेचर। अब बेटा आप बताइए कि डेल्टा एच सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग कितना होगा, जो आपका सिस्टम क्या करेगा? माइनस डेल्टा एच सिस्टम। यस, जो माइनस रिलीज डेल्टा एच सिस्टम। यस, अब यहाँ पे सिस्टम कितनी हीट रिलीज कर रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। माइनस 824.2 into 10⁻³ joules per mole. Okay, I'm writing minus 824.2 kilojoule per mole. बट क्या हमें धृति ने सही आंसर बताया? सिस्टम इतनी एनर्जी ही रिलीज करेगी? पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव बाहर माइनस है आगे बेटा, एक वो तो हो negative। जाएगा, पर आप और बताइए क्या इतनी ही एनर्जी आपकी सिस्टम रिलीज करेगी? सब लोग इक्वेशन को ध्यान से देखें, इक्वेशन को ध्यान से देखें। यस भव्य, 2 होगा, 2 into होगा, आई एम सॉरी। हाँ 2 into होगा बेटा, क्योंकि आपको 1 मोल के लिए एनर्जी रिलीज दी हुई है, आपको into 2 करना पड़ेगा जस्ट टू कैलकुलेट दी डेल्टा एच सराउंडिंग। चलिए अब बताइए क्या आंसर आएगा? यस धृति, क्या आंसर आएगा? मैम गिव मी 1 सेकेंड। 2 2 जा 4 164 8.4 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड। सो दिस इज योर डेल्टा एच सराउंडिंग। नाउ कैलकुलेट एवरीवन, डेल्टा एच सराउंडिंग मिल चुका है। फटाफट से आप लोग इक्वेशन में वैल्यू रखिए और फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपको इसके 298 से डिवाइड करना है क्योंकि ये किलो जूल में है, आपको 10⁻³ करना है। जल्दी जल्दी, व्हाट इज द आंसर फॉर डेल्टा एस सराउंडिंग? यस दे बोली ना, आपको क्या पूछना है बेटा? मैम कुछ नहीं, गलती से रह गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि डेल्टा एस सराउंडिंग सबका कितना आ रहा है। आपको प्रूव करना है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग पॉजिटिव होता है। यस वेरी गुड, मुझे एक आंसर दिख गया है अभी। वेरी गुड शैली। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी। वेरी गुड देबोलीना। परफेक्ट, वेरी गुड संजना, वेरी गुड दर्श, धृति। धृति ने तो अभी तक आंसर ही नहीं डाला, सॉरी। निष्ठा, वेरी गुड। भव्य, रीचेक योर आंसर। वेरी गुड सलोनी। सलोनी अभी भी यूनिट तो गलत ही दिखती है। इट इज 5531 जूल पर मोल पर केल्विन। 5531 जूल पर मोल पर केल्विन। अब सब लोग करेंगे क्या? डेल्टा एस सिस्टम कितना दिया हुआ है आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम? इट इज -549 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, प्लस हम करेंगे 5531। इन दोनों का सम क्या आ रहा है? डेल्टा एस टोटल क्या आ रहा है? What is the total entropy change? Is it negative? भव्य, क्या टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है? 549 माइनस है और 5531 प्लस है। वेरी गुड शैली।
4982 joule per mole per Kelvin. So this is positive, which indicates that the process is spontaneous, क्योंकि टोटल जो एंट्रोपी चेंज होता है फॉर एन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी पॉजिटिव। समझ में आया सबको? तो एग्जाम में आपके साथ यही ट्रिक करेंगे, वो कोई भी इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि डेल्टा एस तो नेगेटिव है, फिर भी क्यों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेकंड लॉ गलत है। तो आपको आंसर देना है नहीं, सेकंड लॉ गलत नहीं है, क्योंकि ये नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, हमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग को चेक करना पड़ेगा, सिर्फ सिस्टम से काम नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए फटाफट से थम्स अप दे दीजिए अगर समझ में आ गया यहाँ तक सब चीज़ें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय दर्श, अब सो जाना, ठीक है।